पिछले कल हमने फैसला किया 2020 में जो JOIT का पेपर 817 पोस्ट कोड का था, 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट पर मुकदमे लटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हमने कानूनी पहलुओं की जांच की और कल कैबिनेट में हमने JOIT का जो 817 का जो हमने रोजगार देने का फैसला किया, उस समस्या का निपटारा किया। कई बार रात के 2 बज जाते थे सचिवालय में, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, लेकिन मेरे मन में पीड़ा थी, मेरे मन में दर्द था, क्योंकि मैं एक आम परिवार से निकलकर, आप जैसे साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा था। उस दर्द को मैं समझ सकता था। अधिकारी कहें कि आप 1.25 लाख 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, कानून ऐसा है कि 1.5 लाख से ज्यादा कोई पैसा आप नहीं दे सकते, नियम ऐसे हैं। मैंने उस कानून की किताब को घर ले जाना, उन नियमों को पढ़ना और अगले दिन फिर आकर अधिकारियों से बैठक करनी। अधिकारी कहते कि आप तो सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, हमें 60 साल नौकरी करनी है और हम 60 साल नौकरी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कानून के अनुरूप ना हो। मैंने कहा, मैं गरीब की पीड़ा को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं कर्मचारी की पीड़ा को भी जानता हूं, क्योंकि मैं उन परिवारों से आता हूं। इसके लिए आपको नियम बदलने पड़ेंगे। और मैंने कानून की किताब पढ़ने के बाद उन आपदा प्रभावित 16,000 परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपए कर दिया, जो अपना घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद ढह चुका था। और यही नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश की उस सारी जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हमने अपील की, उस अपील में छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दान दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश की जनता के पास जो सामर्थ्य था, उसने वो दान में दिया और 250 करोड़ रुपया हमें दान के रूप में हिमाचल प्रदेश की जनता से लेकर युवा वर्ग से लेकर छोटे बच्चों ने दिया। हम केंद्र सरकार से हाथ प्रसारते रहे और कहा कि इस आपदा में, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की आपदा है, जहां कोई पशुशालाएं चलेगी, 550 के करीब लोग मौत के कगार पर चले गए, कृपया करके हमारी आर्थिक सहायता दीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, और जो दिया वो हमारा अधिकार था। उसके बाद हमने अपने संसाधनों से बजट के जो कटौती करने के बाद आपके लिए 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, और आपने देखा एक महीने के भीतर पूरे हिमाचल प्रदेश में टेम्परेरी तौर पर सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया और पीने की पानी की योजनाओं को सुचारू रूप से चला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे कहती रही कि विधानसभा का सत्र बुलाइए। हमने कहा, इसमें प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आन पड़ी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सभी पुलिस के कर्मचारी, सभी अधिकारी, जो 16,000 परिवार बेघर हो गए हैं, उनकी मदद के लिए लगे हैं। अगर हम इस समय विधानसभा सेशन बुलाएंगे
तो सभी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी विधानसभा की सुरक्षा और सवालों का जवाब देने के लिए लग जाएंगे। फिर भी बीजेपी वाले राजनीति करते रहे और हमने विधानसभा का सेशन बनाया। विधानसभा के समय भारतीय जनता पार्टी ने आपदा पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया। हमारी सरकार ने वो स्वीकार किया। 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर और विधायक चर्चा करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। इनको ये राहत मिलनी चाहिए, उनको ये राहत मिलनी चाहिए। मैं विधानसभा में खड़ा होकर कहता रहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आप ही को श्रेय देंगे। आप कृपा करके भारत सरकार के पास चलिए। जिस प्रकार का पैकेज उन्होंने गुजरात के भुज के लिए दिया, उत्तराखंड के लिए दिया, उसी प्रकार का पैकेज आप हमें दिलाइए। हम बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलाया है। वो नहीं चले। 3 दिन तक चर्चा होने के बाद उस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद कि हम आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, ये शब्द था उसमें। वो उस वोटिंग से पीछे हट गए और जो आपदा हिमाचल प्रदेश के लोगों पर आन पड़ी थी, उसमें सहयोग देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्या ऐसी सरकार, ऐसी भारतीय जनता पार्टी आपको मंजूर है? जब प्रदेश के लोगों पर आपदा आई तो वो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नहीं खड़े हुए। और मैंने बजट पास करने के लिए अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके अपना रिप्लाई तैयार कर रहा था। इतने में खबर आई, बड़े बड़े चैनलों में चला कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने देखा, मेरे पास विधायक दौड़कर आए, गोमा जी भी आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला अभी मैं बजट की तैयारी कर रहा हूं। 28 फरवरी को हमारा बजट आम जनता का बजट है, जहां गरीब लोगों की आवाज। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे कैबिनेट के सदस्य आए कि सारे दिल्ली के नेशनल चैनल में मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने अधिकारियों से के बाद बैठक खत्म की और मैं टीवी के सामने आया। मैंने बोला मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है और 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। 5 साल तक इस गद्दी में रहूंगा। ये कुर्सी मैंने कहा जनता की है, ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी आप लोगों की है। और जो भी इस कुर्सी में आप लोगों को उठाने की कोशिश करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और वोटिंग के समय हमने उन 6 विधायकों को कहा कि आप हमारे पक्ष में वोट डालिए। डर इतना कि 2-2 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अंदर आए, बजट के समय वो फट से निकले और हेलीकॉप्टर में नीचे अनाडेल में हेलीकॉप्टर थे, उससे 2 हेलीकॉप्टर में उड़कर चंडीगढ़ के पंचकुला में पहुंच गए। सीआरपीएफ उनके साथ, हरियाणा पुलिस उनके साथ। तब हमने अंदाजा लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख बहुत अधिक है और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। जो जनता के वोट पर जीतकर विधायक बनते हैं और नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जो देवभूमि कहलाती है, भगवान में विश्वास रखती है, देवी देवताओं में विश्वास रखती है, क्या नोट के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने वालों को कभी माफ करेगी? करेगी? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं, जरा जोर से बताइए। जनता के वोट से नहीं जीते वो नोट के बल से कुर्सी हथियाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति नोट के दम से भारतीय जनता पार्टी वाले कुर्सी हथियाएंगे, क्या वो आपका भला कर सकेंगे? कभी कर सकेंगे? वो जो पैसा उन्होंने उन विधायकों को खरीदने में लगाया है,
और जो कुर्सी हथियाने में लगाया है वो आपसे ही निचोड़ेंगे, आपसे ही निचोड़ेंगे, उनके बड़े आए नहीं है। तो ये लोग जो कुर्सी पैसे के दम पर हथियाने की कोशिश करते हैं, जनता की भावनाओं का विश्वास नहीं करते, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती। और ये आपके पास मौका लोकसभा चुनावों में होगा कि आप 6 लोगों ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को, हिमाचल की देवी देवताओं का अपमान किया है। जहां ईमान बेचा नहीं जाता, ईमान और जुबान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया जाता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की जनता है। लेकिन जिन बागी विधायकों ने और जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस कुर्सी को हथियाने की कोशिश की है, पैसे के दम पर कुर्सी को हथियाने की कोशिश की है, मेरा मानना है कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? पीछे वाले भी बताओ। अब मैं ये बताना चाहता हूं, उस बजट में क्या था? उस बजट में आप लोगों के लिए जो मैंने 1 साल के कड़े परिश्रम के बाद 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया, यानी कि 2200 रुपए कमाए, जो पहले 2200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाता था। जो लोग हिमाचल की संस्कृति को खींचना चाहते हैं, हिमाचल की देव परंपराओं का अपमान करना चाहते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय मई में आएगा। और मई तक आप याद रखेंगे कि इन लोगों ने हिमाचल की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है। क्या आप सब लोग याद रखोगे कि नहीं रखोगे? और एक और मैं बात कहना चाहूंगा। 37 साल के मेरे छोटे भाई यादविंदर गोमा जी हैं। इनके पिताजी ने भी बड़ी ईमानदारी से अपना राजनीतिक जीवन जिया। 4 बार विधायक रहे, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। और जब उनकी उम्र जवाब देगी, इन्होंने कहा मेरा बेटा इंजीनियर है, MBA किया हुआ है, राजनीति में लोगों की सेवा करना चाहता है। पहली बार विधायक बने और दूसरी बार विधायक बनने के बाद जब मेरी इनसे परिचय हुआ, मैंने कहा, और इन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला से आज तक कोई भी दलित युवा को मंत्री नहीं बनाया गया 75 साल के इतिहास में। ये मुझे माननीय मिल्खी राम गोमा जी ने कहा, ये नहीं मंत्री के लिए बोल रहे थे। मैंने इनकी भावना देखी, आपके प्रति इनका प्यार देखा। हमेशा जयसिंहपुर में ये कर दो, जयसिंहपुर में वो कर दो, आपदा आई, रात के 2-2, 2:30 बजे तक मेरे से फोन पर लगे रहे। इनकी कार्यशैली देखी और इनकी सोच में ईमानदारी देखी। और जब सोच में ईमानदारी हो, स्वभाव में सरलता हो, मैंने कहा कि कुछ हो जाए, यादविंदर गोमा जी को मंत्री जरूर बनाना है। और गोमा जी को मंत्री बनाने के बाद 3 महत्वपूर्ण विभाग दिए। और जिस तरह से ये अपना कार्य कर रहे हैं, भविष्य के ये बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं। आप लोगों की सेवा के पीछे हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोगों के लिए इनके मन में दर्द है। अभी कितने भावुक हो गए थे, क्यों हुए? क्योंकि आपका दर्द है। और जो भावुक कौन होता है? जो संवेदनशील व्यक्ति होता है। और संवेदनशील व्यक्ति ही आपकी विधानसभा का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी खोना नहीं है। खोगे तो नहीं। दोनों हाथ खड़ा करके था। क्योंकि आज मेरी क्योंकि और भी 2 जगह विधानसभा में जाना है। गोमा जी ने अब बोला है और सबसे अच्छा काम भी मंत्रिपरिषद में कर रहे हैं।
पंचरुखी का दर्जा बढ़ाकर तहसील करने की मैं घोषणा करता हूं। गोमा जी सोचो थे कि अगली बार मैं सदना ही नहीं है, इसी बार कराई लेंदा मैं सारे काम, बड़ा बड़ा लगेगी हाथ में कराई लेंदा। मैं बोला मिंजो तो बार बार आना थोड़े वाले। जयसिंह में बीएमओ का ऑफिस खुलना चाहिए, बात सही है, उसको हम करेंगे। हाथी में जल शक्ति का उपमंडल, उसकी जनसंख्या के आधार पर वहां भी खोलेंगे। एक पीएससी का दर्जा बढ़ाने का मकसद नहीं है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन कितनी है इनसे बात करने के बाद उसमें आगे बढ़ा जाएगा। हारसी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलना, वो भी सैंक्शन करते हैं। धार क्षेत्र में माननीय मिल्की राम गोमा जी भी मुझे कह रहे थे कि हम और आप काफी पुराने साथी है, तो आईटीआई खोलने की मैं घोषणा करता हूं। आयुर्वेदिक मंत्री खुद है, मुझसे मांग रहे हैं, ये अपने आप कर देना। आप आयुर्वेदिक मंत्री जी जो प्रपोजल लाते हो खुद दोनों इन्होंने मांगा है, दोनों कर देंगे, क्योंकि लाना इन्होंने है, ये खुद मंत्री है उसके। अस्थायी पुलिस आलमपुर में 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल और डिस्पेंसरी कोसली का दर्जा बढ़ाकर, ये भी इन्हीं का डिपार्टमेंट है, इन्होंने ही करना है। चालक में इलेक्ट्रिसिटी का उपमंडल खोलना, इस बारे में विचार किया जाएगा। वेटनरी अस्पताल खैरा और हारसी के भवनों के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। इसलिए अंत में मैं अपनी सारी महिलाओं को, जिनको हम 1500 देने जा रहे हैं, वो आपको सामाजिक सुरक्षा के रूप में देने जा रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, मैं घर में देखता हूं सबसे ज्यादा काम भी वही करते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।